सबसे पहली तो चीज़, अगर इसको ऐसा कर लिया जाता तो क्या राजनीतिक दल इसका लाभ नहीं उठाएंगे? वो तो राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो तो राजनेता तो बने ही हैं ऐसे समाज में जो बंटवारा हो रहा है उस पर लाभ उठाने के। लेकिन मैं इस मामले पे सबसे पहले शुरुआत जो मेन मुद्दा है उस पर आऊँगा। जो वहाँ पे जो अपराध हुआ था, जो सबसे पहले जो अपराध हुआ था, वो अपराध था एक व्यक्ति का एक महिला के साथ दुर्व्यवहार के मामले से वो शुरू हुआ। वो क्या था क्या नहीं था वो तो जब जांच होगी सामने आएगा, पता लगेगा। अब जांच में भी कितना सामने आएगा वो नहीं पता। लेकिन उसके बाद दो पक्षों की लड़ाई हुई। उन दो पक्षों की लड़ाई में कुछ मुद्दा निकालने के लिए ये मुद्दा निकल आया कि जो कथावाचक हैं अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो इससे फर्क क्या पड़ गया। और ये मुझे नहीं लगता ये कहीं भी किसी भी स्तर पे इस चीज का कंफ्यूजन है कि कथावाचक ब्राह्मण ही होना चाहिए। ये कहीं कोई लिखित नियम कहीं नहीं है और ये एक्सेप्टेड है कि कथावाचक किसी भी संप्रदाय से आ सकता है। नंबर 2 बात करी जाए, यादव जो लोग हैं, यादव जो समुदाय है, वो ये इटावा की बात हो रही है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो ये है कि यादव कहीं भी सेमी अर्बन और रूरल इलाके में इतना कमजोर नहीं है कि उसके साथ मारपीट करने की कोई सोच भी सके। राजकिशोर जी भाई। दूसरी चीज, ब्राह्मण अब सेमी अर्बन और रूरल इलाके में इतना मजबूत नहीं है कि वो ये करने का दुस्साहस कर सके। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पलायन हो गया वहां से। उनके बच्चे जो है वो बाहर निकल गए। आज जो अपर कास्ट के लोग गांवों में और सेमी अर्बन इलाकों में रह रहे हैं, उनके घर एक तरह से बस घर खड़े हैं और वृद्ध लोग रह रहे हैं। सारे यंग जनरेशन बाहर चली गई है नौकरी करने के लिए, रोजगार कमाने के लिए। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज सेमी अर्बन और रूरल इलाके की सच्चाई ये है कि कोई भी राजपूत या ब्राह्मण किसी यादव के साथ दुर्व्यवहार कर ले, ये पूरी तरह से मैं नकारता हूं, यह संभव ही नहीं है। उसके बाद यह आता है कि इसमें राजनीति क्या है। अगर आप इसमें राजनीति की बात करें, पिछले दिनों कुछ दिनों से कांग्रेस भी यूपी में बहुत एक्टिव होने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मण वोट जो है वो एक तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। 8 से 12%, 10% के आसपास ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में है। और जो अभी 52 विधायक यूपी में ब्राह्मण हैं, वो अभी 46 उसमें बीजेपी के हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो ब्राह्मण जो ट्रेडिशनली कांग्रेस को वोट देता था वो आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। तो जो एक नैरेटिव गढ़ा गया कि योगी आदित्यनाथ राजपूतों को, ठाकुरों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे ब्राह्मण जो है उनसे अलग हो जाए और वो किसी दूसरी पार्टी में जाए। पहले भी ब्राह्मण बसपा के साथ जुड़ चुका है और एक उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की कहानी लिखी गई। तो क्या ये इसके लिए पटकथा तो नहीं लिखी जा रही? क्या इसके लिए एक तैयारी तो नहीं करी जा रही है? ये समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और जिस तरह से कांग्रेस लगी हुई है कि किसी तरह से उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक वापस आए, कहीं ये उसके लिए तो नहीं है। लेकिन मुझे अभी ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई देता कि ब्राह्मण मतदाता जो है वो कहीं भी अलग होगा और वो या तो समाजवादी पार्टी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ। लेकिन जब राजनीति है तो राजनीति बहुजन समाजवादी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। बहुजन समाज पार्टी, जैसे अभी राजकिशोर जी ने कहा, अभी थोड़ा सा उसमें वो थोड़ा सा हाशिए पे चले गए हैं। लेकिन वो एक दिमाग में, सारे नेताओं के दिमाग में है कि ब्राह्मण किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ के उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो मुझे लगता है अभी ये राजनीति थोड़े दिन चलेगी और इसमें आने वाले समय में बिहार चुनाव तक शायद ये पता लग जाएगा कि ये इस घटना का देश की राजनीति पे क्या असर पड़ता है, कितना असर हुआ। बिल्कुल ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।